अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था ब्लड फिजियोलॉजी, और उसमें से हमने ब्लड प्लाज्मा को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। और आज हम फर्दर जो है ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा के अलावा जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उसको हमने डिस्कस करना है। फॉर्म्ड एलिमेंट में से वाइट ब्लड सेल को हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल्स क्या होते हैं बेटा? मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि हमारे ब्लड में तकरीबन 55% तक जो है वो प्लाज्मा मौजूद होता है, और इसके अलावा जो है बाकी 45% क्या मौजूद होते हैं, ये ब्लड सेल्स, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। वैसे करेक्ट लफ्ज़ यही है कि फॉर्म्ड एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन बहरहाल इन्हें हमारी बुक कह रही है ब्लड सेल्स है, तो हम इसे ब्लड सेल के तौर पर मानेंगे। क्लियर? तो इसमें 3 तरह के हमारे पास जो है ना वो फॉर्म्ड एलिमेंट आएंगे। आरबीसीज, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, या इसके अलावा एरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसीज, जिनको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, या ल्यूकोसाइट भी इनको कहा जाता है। और इसके अलावा प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। दीज आर नॉट सेल, ये सेल नहीं है। तो इसी वजह से हमारे जो ख़ास तौर पे 2 तरह के सेल ऐसे हैं जिनको हम कंप्लीट सेल नहीं मान सकते, चाहे वो रेड ब्लड सेल है, चाहे वो वाइट ब्लड सेल है, चाहे वो हमारे पास प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स तो सेल में आते ही नहीं है। कैरियोट बड़े से सेल्स होते हैं जिनके फ्रेगमेंट्स हैं। जबकि अगर हम बात करें आरबीसीज़ की और डब्ल्यूबीसीज़ की, तो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद जो है ना ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। तो इनके अंदर अगर आप आरबीसीज़ को देखें ना, जब मैच्योर होते हैं तो इनमें न्यूक्लियस गायब हो जाता है, और इसके अलावा ऑर्गेनेलीज भी बहुत कम मिकदार में मौजूद होती हैं। तो इसलिए हम इसके लिए लफ्ज़ ब्लड सेल्स जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। इनके लिए करेक्ट जो वर्डिंग इस्तेमाल होती है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्लियर? तो सही हेडिंग इनकी फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनेगी। क्लियर बेटा? तो इसीलिए हम इन्हें ब्लड सेल्स बहुत कम मानते हैं। बहरहाल हमारी बुक कह रही है तो हम उसको फॉलो करेंगे। उसमें से आज फर्स्ट टाइप है हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट की, वाइट ब्लड सेल्स, या जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनको हम डिस्कस करने लगे हैं। वाइट ब्लड सेल का जैसे ही हम नाम सुनते हैं ना, हमारे जहन में ये आता है कि शायद इनका कलर वाइट होगा, सफ़ेद होगा। हालांकि हकीकत ये है बेटा कि ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई ख़ास कलर नहीं होता। क्लियर? और अगर हम इसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC हम इसे कहते हैं, वो अगर हम देखें तकरीबन 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर तकरीबन 6000 से 8000 जो है वो हमें नज़र आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अब ये पर mm³ कितना होगा? तकरीबन 1 ड्रॉप ब्लड समझ लो। 1 ड्रॉप ब्लड के अंदर 6000 से 8000 वाइट ब्लड सेल्स आपको नज़र आ सकते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन है वो आरबीसीज़ जैसा नहीं होता, प्लेटलेट जैसा नहीं होता है। इनका लाइफ स्पैन बड़ा शॉर्ट होता है। एवरेज इनका लाइफ स्पैन माना जाता है 1 to 2 डेज़ का, यानी कि मोस्टली जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ साइकिल 1 to 2 डेज़ का होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका लाइफ साइकिल लेस दैन 10 डेज़, 10 दिन से कम होता है। वाइट ब्लड सेल के अगर कुछ सेल्स मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो गए तो इवन उनका जो लाइफ स्पैन है वो ईयर्स या लाइफ टाइम भी होता है। कहने का क्या मतलब है? वाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन वेरी करता रहता है। मोस्टली एवरेज जो है 1 to 2 डेज़ की होती है। चंद एक ऐसे हैं जिनका लाइफ साइकिल जो है लेस दैन 10 डेज़ का होता है। अदरवाइज़ अगर वाइट ब्लड सेल ख़ास एक नए सेल में तब्दील होते हैं, जिनको हम मेमोरी सेल कहते हैं, जो आपके अंदर मुदाफ़त पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपको लाइफ टाइम किसी भी डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, तो फिर ये बन जाते हैं मेमोरी सेल्स। और मेमोरी सेल लाइफ टाइम भी और इवन ईयर्स, सालों तक भी आपके जिस्म के अंदर ये रहते हैं। तो इनका लाइफ साइकिल जो है बेटा वो आपको डेज़ में भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा ईयर्स और लाइफ टाइम भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है बेटा? कुछ वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड टर्म है। पहली है ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया ये किसके लिए टर्म ये इस्तेमाल होते हैं? वाइट ब्लड सेल काउंट अगर नॉर्मल से लेस हो तो उस कंडीशन के लिए ल्यूकोसाइटोपिनिया इस्तेमाल होता है। जैसे कि एड्स के केस में, एड्स के केस में भी क्या होता है, जो हमारे WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उनका काउंट जो है वो लेस हो जाता है। HIV वायरस जो है वो अटैक करता है हमारे वाइट ब्लड सेल की ल्यूकोसाइट्स के ऊपर। अच्छा, उसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस किसे कहते हैं? अगर वाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो नॉर्मल से हाई हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो उसके लिए जो टर्म है ल्यूकोसाइटोसिस ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है बेटा? तो ये कुछ वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट की क्लासिफिकेशन क्या है? ल्यूकोसाइट को 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट और दूसरी है हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है? 2 कैटेगरीज हैं इनकी, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा ग्रेन्यूलर होता है, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं जिनको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। उन ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से, हम उन्हें क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ठीक है? इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL हम इसे कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर
ल्यूकोसाइट्स। उसकी वजह क्या है, इनके न्यूक्लियस की शेप पोली मैनी शेप्स होती हैं, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स ग्रेनुलोसाइट में आएंगे इनकी शेप वेरी करती है, ठीक है। एक से ज़्यादा उनकी शक्लें होती हैं, एक से ज़्यादा लोब्स होते हैं, इसी वजह से इनको पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो ग्रेनुलोसाइट की एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो ये ओवरऑल देख रहे हैं आप, ये ग्रेन्यूल्स हैं, छोटी छोटी थैलियाँ हैं, और ये इनका साइटोप्लाज्म हो गया। इनका न्यूक्लियस आप देख रहे हैं मल्टीपल लोब्ड हैं, उसमें 3 लोब्स आपको ये नज़र आ रही है, ये न्यूक्लियस है। तो बात समझ आ गई है ना। उसके बाद ग्रेनुलोसाइट की फर्दर 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, और इसके अलावा बेसोफिल्स। तो फर्स्ट वन इसकी टाइप है न्यूट्रोफिल्स। ये हमारे मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। तकरीबन 60 to 65% हमारे ब्लड के अंदर क्या मौजूद होते हैं बेटा, न्यूट्रोफिल्स मौजूद होते हैं। क्लियर। और इनका जो न्यूक्लियस है मल्टी लोब्ड होता है, एक से ज़्यादा लोब्स आपको यहाँ देखने को भी नज़र आ सकते हैं। 1 2 3 लोब्स मैंने यहाँ पर बनाए, इससे भी ज़्यादा इसके लोब्स होते हैं। मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक सेल्स हैं, फेगोसाइटिक हैं, दैट मीन्स आपके ब्लड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आता है, ठीक है, या टिश्यू वगैरह के अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरसेस वगैरह एंटर होते हैं, तो ये फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए उसको इनगल्फ करते हैं, निगल लेते हैं, ठीक है बेटा। और इनको माइक्रो पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा कम होता है। हैं ये पुलिस, जैसे वो क्या करते हैं, जो बाहर से कोई फॉरेन या कोई जराइम पेशा अफराद को पकड़ती है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई बाहर से फॉरेन एंटीजन आ गया या फॉरेन मटेरियल आ गया, ये क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे और फेगोसाइटोसिस के जरिए क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो पुलिसमैन भी कहा जाता है। न्यूट्रोफिल की एक पहचान ये है कि इनको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनके ऊपर बार बॉडीज़ मौजूद होती हैं। ये जो ड्रम स्टिक आपको नज़र आ रही है ना, ये स्टिक की एक छोटी सी जो है ना वो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसको बार बॉडीज़ कहते हैं। तो जब भी अगर आप न्यूट्रोफिल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको उसके न्यूक्लियस के साथ इस तरह ड्रम स्टिक जैसी बार बॉडीज़ भी नज़र आएंगी। बाकी ये ग्रेनुलोसाइट में आते हैं तो उनके अंदर ये ग्रेन्यूल्स भी शामिल है, ठीक है। और ये मल्टी लोब्ड इनका न्यूक्लियस है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। क्लियर। तो ये बार बॉडीज़ क्या होती है, बार बॉडीज़ ये मोस्टली फीमेल्स के अंदर होती है। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर जो 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे ना, तो फीमेल बनती है ना। तो जेंडर को जब एम्ब्रियोनिक लेवल पे जब जेंडर डिसाइड हो रहा होता है तो उनके अंदर दोनों क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होते हैं। जब जेंडर स्पेसिफाई हो जाता है तो एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाता है, वही एक्स क्रोमोसोम क्या बनाता है बेटा, यहाँ पर बार बॉडीज़ बनाता है। आपको जो है ना ये बार बॉडीज़ फीमेल के ब्लड के अंदर मिलेगी, यानी कि कोई मर्डर हुआ है और आपको पता नहीं है कि ये किसका मर्डर हुआ है, ठीक है। आपको वहाँ पर ब्लड सैंपल मिला है, तो आप ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप के जरिए देखें और अगर उसके अंदर आपको सेल के अंदर बार बॉडीज़ नज़र आ रही है न्यूट्रोफिल्स के अंदर, तो समझ जाना कि ये फीमेल का ब्लड है और फीमेल का ही मर्डर हुआ है। बात समझ आएगी। तो फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है, वही बार बॉडी बनाता है। तो न्यूट्रोफिल को नाम ये क्यों दिया गया, देखिए ये स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है। जब आप इसे देख रहे होते हैं न्यूट्रोफिल को, अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप न्यूट्रल डाई से आप न्यूट्रोफिल को देखते हैं, तो वहीं से ये लफ्ज़ निकाला हुआ है न्यूट्रोफिल्स। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स। एसिडोफिल को इसलिए ये नाम देते हैं क्यों ये एसिडिक डाई से आपको ये नज़र आते हैं, तो इसी वजह से एसिडोफिल्स, या इनका दूसरा नाम है इओसिनोफिल। इओसिन ये एक डाई का नाम है, इओसिन डाई का नाम है, उससे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे ब्लड के अंदर 2 to 3% मौजूद होते हैं, ठीक है बेटा। एसोसिएटेड विद एलर्जी। अच्छा, ये एलर्जी काज करते हैं। एलर्जी बेसिकली आपके अंदर इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है। जब हम इम्यून सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम इंशाल्लाह एलर्जी को भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं एसिडोफिल्स। फाइट अगेंस्ट लार्ज पैरासाइट। अगर कोई पैरासाइट जिस्म के अंदर दाखिल हो गया, बड़े बड़े पैरासाइट्स हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गए ना, उनको ख़त्म करने का काम, उनको इनगल्फ करने का काम कौन करते हैं, एसिडोफिल्स, या जिसका दूसरा नाम है इओसिनोफिल्स है। इनका जो बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, इनका जो न्यूक्लियस है वो बेटा बाइलोब्ड है, उसके 2 लोब्स बने हुए होते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद थर्ड वन है जो हमारे पास ग्रेनुलोसाइट की थर्ड टाइप है, वो है बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स इनको स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स माना जाता है। मोस्ट अबंडेंट कौन से थे, न्यूट्रोफिल्स, और स्मॉलेस्ट कौन से होंगे बेटा, बेसोफिल्स होंगे। और इनका काउंट कितना है, 0.5 से 1%। ये सबसे लेस अमाउंट में, लीस्ट जो है ना इन नंबर मौजूद है, ये बहुत कम तादाद में होते हैं बेसोफिल्स। इनका काम क्या होता है, ये आपके अंदर 3 तरह के केमिकल बनाते हैं, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन और हिपेरिन वगैरह। हिपेरिन एंटी कोगुलेंट का काम करता है, हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन काज करता है, तो सीरोटोनिन भी इसी तरह मुदाफ़त के अंदर या आपकी इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करता है। तो ये हमारे पास ये 3 टाइप्स थी। और इनके न्यूक्लियस की अगर हम बात करें
तो न्यूक्लियस इनका होता तो बाइलोब्ड है, लेकिन एक लार्ज न्यूक्लियस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिसके 2 लोब्स बने हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट यहाँ पर मुकम्मल होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। इनके साइटोप्लाज्म में नो ग्रेन्यूल्स, इधर कोई ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, इनकी 2 टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह। तो सबसे पहले मोनोसाइट्स 6 to 8% हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। ये लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स है, सबसे बड़े जो है वो वाइट ब्लड सेल्स है। अच्छा, इनको मैक्रोपोलिसमैन भी कहा जाता है। ये भी क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस के ज़रिए क्या करते हैं बेटा, ये इनगल्फ करते हैं। किसको इनगल्फ करते हैं, ये ख़ास तौर पे जो बैक्टीरिया है, वायरसेस वगैरह। माइक्रोपोलिसमैन ये है न्यूट्रोफिल्स, और मोनोसाइट्स ये भी मैक्रोपोलिसमैन माने जाते हैं। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। क्लियर बेटा। अच्छा, उसके बाद मोनोसाइट्स पहले तो ब्लड के अंदर घूम रहे होते हैं, और उसके बाद डायबिटासिस जो प्रोसेस है उसके ज़रिए ये खून की नालियों से निकलेंगे, ब्लड वेसल्स में से निकलेंगे और ये टिश्यू तक पहुंचेंगे। जब ये टिश्यू में आ जाते हैं तो मोनोसाइट को मोनोसाइट नहीं कहते, बल्कि हम उनको क्या कहेंगे, ये अब मैक्रोफेज बन चुके हैं। क्लियर। और ये मैक्रोफेज की 3 टाइप्स होती हैं। मैक्रोफेज, मैक्रो बड़े बड़े, ठीक है, फेज ईटर बिग ईटर बड़े साइज़ के होते हैं, और ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फ करते जाते हैं। अच्छा, इनकी 3 टाइप्स होती हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं, सर्कुलेटरी भी हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है डेंड्राइटिक हमारे पास मैक्रोफेज भी हो सकते हैं। तो फर्दर क्योंकि हमारे ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम सिर्फ सिंपल थोड़ा बहुत इसका फंक्शन देखेंगे कि इनका काम क्या होता है। फंक्शन तो वैसे आपको बता दिए कि ये इनको कहा जाता है लार्ज ईटर या बिग ईटर इनको कहा जाता है। तो इनको हमने कहा है कि ये फिक्स्ड मैक्रोफेज भी हो सकते हैं। तो इनके मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है। हिस्टियोसाइट्स हैं जो आपको कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा डस्ट सेल्स हैं जो हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, और कुफर सेल्स हैं जो हमारे लीवर के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये फिक्स होते हैं, इनका काम भी वहीं पर यही होता है कि जो मैक्रोफेज आएंगे या जो बैक्टीरिया आएंगे, सॉरी मैक्रोफेज नहीं बैक्टीरिया आएंगे, उनको ये क्या करते रहते हैं बेटा, इनगल्फ करते रहते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट की ये फर्स्ट टाइप है, मोनोसाइट, जिनको बिग ईटर या मैक्रोपोलिसमैन कहते हैं। इनकी परसेंटेज आपको आनी चाहिए। इनके पास एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियस। अच्छा, ये याद रखना है कि इनका न्यूक्लियस जो है ना मल्टीलोब्ड नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स इनको कहा जाता है। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% तक, यानी कि ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल की टाइप है, जिनको हम लिम्फोसाइट कहते हैं। इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को काफ़ी डिटेल से हम इम्यूनिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। बहरहाल थोड़ा बहुत फंक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेटेड एंड मैचुरेशन इन बोन मैरो, क्योंकि ये बनते भी बोन मैरो में है और वहीं रहते हुए मैच्योर होते हैं, तो इसलिए हम उसको बी लिम्फोसाइट, बी से बोन मैरो है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ये इनकी फार्मेशन भी और इसके अलावा इनकी जो मैचुरेशन है ये कहाँ पर होती है, बोन मैरो के अंदर होती है। उसके बाद दे आर प्रेजेंट इन ब्लड, तो ये बी लिम्फोसाइट ब्लड में भी आपको नज़र आ सकते हैं। टिश्यू के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो वहाँ भी पहुँचेंगे। इसके अलावा हमारे लिम्फ नोड में ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। बी लिम्फोसाइट लिम्फ नोड में सबसे ज़्यादा होते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह जब हम ये लिम्फेटिक सिस्टम डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम इसको भी देखेंगे, ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। बेटा इनके पास डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। जो बी सेल्स जो बनते हैं ना, इनके सरफेस के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया आता है ना, उनके ऊपर एंटीजन जो लगे होते हैं उनको हम एपिटॉप्स कहते हैं। तो उसी बैक्टीरिया के हिसाब से वो जाकर किसी न किसी बी सेल से जाकर मैच करते हैं और उनके खिलाफ जो है बहुत सारी एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो बी सेल्स का काम होता है प्लाज्मा सेल बनकर एंटीबॉडीज़ बनाना। और इसके अलावा बी सेल का दूसरा काम होता है मेमोरी बी सेल बनकर ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर रहेंगी और हमें फ्यूचर इन्फेक्शन से, फ्यूचर प्रॉब्लम से, फ्यूचर डिजीज़ से हमें प्रिवेंट करती रहेंगी। तो बी सेल का काम होता है एंटीबॉडीज़ बनाना, और एंटीबॉडीज़ उस वक्त भी जरासीम को मारती हैं, और इसके अलावा जो है ये मेमोरी सेल्स बनकर काफ़ी अरसे तक हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं और फ्यूचर इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप है टी लिम्फोसाइट। अब ये टी लिम्फोसाइट ये बोन मैरो में तो ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिन यानी बनते कहाँ पर है, बोन मैरो में, एंड इनकी मैचुरेशन बेटा थाइमस के अंदर होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। चूँकि इनकी मैचुरेशन थाइमस के अंदर हुई है तो इसीलिए टी लिम्फोसाइट, टी से थाइमस वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इनकी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं और टी सप्रेसर सेल्स हैं। ये तीनों टाइप्स हम जब इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इनको काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने सिंपल वाइट ब्लड सेल्स और उनके टाइप्स और 1 बाय 1 जो फंक्शन है उनका टू द पॉइंट हमने सिर्फ उसको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह फिर हम सीखेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स किस तरह मिलकर इम्यूनिटी के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।